Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Okay. So just wait for 2 minutes. We will start. Okay, सब लोग आ गए क्या? Everyone come. Everyone joined. चलो, कहाँ तक पढ़े थे कल हम लोग, बताओ. नोट लिख लिया था. जर्म लेयर, सिमेट्री और जर्म लेयर तक हो गया था. ठीक है. आप पर जर्म लेयर पढ़ाएंगे क्या? चलो स्टार्ट करते हैं फिर. किसी ने कुछ तो बोला, मुझे समझ नहीं आया, फिर से बताओ. चलो. सो हम लोग पढ़ रहे थे जर्म लेयर के बारे में. तो मैंने आपको बताया था कि जर्म लेयर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और जर्म लेयर के बेसिस में अगर हम डिवाइड करेंगे एनिमल्स को तो कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना. सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, यू कैन राइट डाउन आफ्टर दैट. गौरव कह रहे हैं सर, कैन यू एक्सप्लेन द जर्म लेयर अगेन. ओके. देखो, जब भी कोई भी एनिमल का डेवलपमेंट होता है, बेसिकली लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रायो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. पहले 2 सेल बनता है, उसके बाद 2 सेल से आफ्टर 2 सेल वी आर हैविंग 4 सेल स्टेज लाइक दिस. देन 4 सेल से 8,
उसके बाद ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। देन इट विल फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स लाइक दिस, देयर विल बी क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल एक जाकर मिलके ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल बनेगा। देन व्हाट हैपेंस, फेट मैप बनता है, जर्म लेयर बनता है। अब ये जो सेल्स है ये अरेंज हो जाएंगे 3 लेयर में बेसिकली, या 2 लेयर में, डिपेंड करता है एनिमल क्या है। अगर किसी एनिमल में हमें ऐसे 3 लेयर दिखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जो एनिमल में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय सिर्फ 2 लेयर मिलेंगे उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो जर्म लेयर क्या होता है, बेसिकली जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर 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 stage of the division of the cell, all the cell will form layers, ठीक है। या तो 2 लेयर बनेगा या तो 3 लेयर बनेगा। जिस एनिमल में 2 लेयर बनता है उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 लेयर बनते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये जो लेयर बना हुआ है सेल्स का, ये सब सेल्स के लेयर हैं, ठीक है। ये जब सेल यहाँ पे जो लेयर बना हुआ है ये सब सेल्स के लेयर हैं। अब ये लेयर का काम क्या है, ईच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द एनिमल और टिश्यू ऑफ दैट एनिमल। अब ये जो जर्म लेयर है इसी में से ही एनिमल का जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा उस समय जो भी बॉडी का पार्ट्स है, वो टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, मसल हो सकता है, वो सब ये जो 3 लेयर है इसी से बनेंगे, ठीक है। सो आई ट्राई टू शो यू सम ऑफ द डायग्राम, जस्ट गिव मी अ मिनट। So I'm sharing the screen now, you can see। देखो, मैंने बताया था कि एक क्लस्टर ऑफ बॉल बन जाता है, उसके बाद जो पूरा जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। 3 लेयर होता है उसमें, एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म, तीसरा होता है एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब जो एकदम अंदर में होता है, इनर इनर लाइनिंग बनाता है, मेसोडर्म मतलब बीच में, एक्टोडर्म मतलब बाहर में। कुछ कुछ एनिमल में, मतलब सारे एनिमल में 3 लेयर बनेंगे जरूरी नहीं है, कुछ एनिमल में सिर्फ 2 ही लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होता। तो अगर जिस एनिमल में सिर्फ 2 ही जर्म लेयर बनते हैं उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिस एनिमल में 3 जर्म लेयर बनेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? गौरव समझ में आया? गौरव, जिसको डाउट था। गौरव समझ में आया? चलो ठीक है। ओके, वांट टू सी लास्ट स्लाइड? लास्ट स्लाइड देखना है, 1 मिनट। किसी ने पूछा है सर? हाँ, मैं दूंगा, लिखने के लिए दूंगा, सो डोंट वरी। सिंगल लेयर नहीं होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, जो एनिमल ग्रो करता है उसमें सिंगल लेयर तो नहीं होता, मिनिमम जो 2 लेयर या तो 3 लेयर होंगे। Diploblastic organism which two
लेयर्स आर प्रेजेंट। अभी तो मैंने बताया चिल्ला चिल्ला के कि डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, मेसोडर्म नहीं होगा, तो वो डिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों होगा। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और साथ में मिडिल में एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं मीजोडर्म, वो भी होगा। ठीक है, मीजोग्लिया होगा ना डिप्लोब्लास्टिक में, हाँ दोनों के बीच में जो गैप होता है तो उसमें मीजोग्लिया होता है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मैं स्लाइड दिखाता हूं तुम लोगों को, लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और खत्म करेंगे जहां तक कर सकते हैं आज। सो यू कैन राइट डाउन, लिख लो, ये जर्म लेयर का जो पार्ट था लिख लो फटाफट। मैं दे रहा हूं 1 मिनट या 2 मिनट, लिख लो। लिख लिया तो बताओ। हो गया? हो गया? लिख लिया सबने? चलो so next topic we'll discuss, that is your segmentation.
नेक्स्ट क्राइटेरिया विल टॉक अबाउट सेगमेंटेशन। तो सिमेट्री हमने देख लिया, एनिमल को हम सिमेट्री के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। द सेम वे नाउ देयर इज नेक्स्ट क्राइटेरिया व्हाट वी हैव, दैट इज योर सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्राइटेरिया। अब देखो सेगमेंटेशन में क्या होगा, सेगमेंटेशन इज द बॉडी सेगमेंटेशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी की सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। कुछ एनिमल होता है जिसमें हमें सेगमेंटेशन दिखता है, कुछ एनिमल में हमें सेगमेंटेशन नहीं दिखता। ठीक है, तो सेगमेंटेशन फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या आप जिसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है, थोड़ा समझाता हूं मैं, डायग्राम बना के दिखाता हूं। यस, किसी ने लिखा है सर, body of the animal can be divided into small similar units and those similar units are called segments। नहीं, ऐसे नहीं। बॉडी का सेगमेंटेशन तो इक्वली हो सकता है, अनइक्वली भी हो सकता है ना। तो मान लो कि अगर सेम सेगमेंट्स, इक्वल सेगमेंट्स रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, इस तरह करके सेगमेंट बना है किसी एनिमल के बॉडी में, सेम सेगमेंट इज रिपीटेड अगेन अगेन, इस तरह के सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और एक सेगमेंट को हम कहते हैं मेटामो। ठीक है, एक एक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटामेर। ठीक है, सो वेयर ईच एंड एवरी सेगमेंट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एक ही तरह के सेगमेंट बॉडी में बार बार रिपीट होके पूरा बॉडी अगर बना हुआ है, इस तरह का सेगमेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो सिंगल एक एक यूनिट है उसको हम बोलते हैं मेटामियर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मेटामियर। ठीक है तो सेगमेंटेशन अगर हमें किसी एनिमल के बॉडी में दिखेगा, या तो उसमें प्रॉपर सेगमेंटेशन हो सकता है या तो प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं हो सकता है। इन सम एनिमल्स body is externally and internally divided into segments called metameric segmentation। good। अब देखो सेगमेंटेशन हमें बहुत सारे एनिमल्स में दिखेगा और बहुत सारे एनिमल्स में नहीं दिखेगा। कुछ एनिमल्स में हमें सेगमेंटेशन दिखता है बट वो रियल नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं सूडो सेगमेंटेशन। ठीक है क्या बोलेंगे उसको हम, और इसको हम बोल सकते हैं सूडो मेटामेरिज्म, फॉल्स सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। जब दिखता है हमें बाहर से कि लगता है कि सेगमेंटेशन है लेकिन एक्चुअल में कोई सेगमेंटेशन नहीं है, तो उसको, उस तरह के मेटामेरिज्म, उस तरह के सेगमेंटेशन को हम कहेंगे सूडो मेटामेरिज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे, सूडो मेटामेरिज्म। देखो सूडो जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है, सूडो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, सूडो जो एग्जांपल, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें कौन से एनिमल में मिलेंगे, एनिलिडा में मिलेंगे। एनिलिडा जो ग्रुप ऑफ एनिमल में, उसमें हमें मिलेगा, जिसमें अर्थवर्म है, लीच है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उनके बॉडी में हमें क्या दिखेगा कि जो सेम सेगमेंट है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होके पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बट देर आर सम एनिमल्स, उसका बॉडी अगर हम, इफ वी सी द बॉडी ऑफ दोज एनिमल्स, इट सीम्स दैट देयर इज सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म, but in reality they do not have any metamerism or segmentation. So those animals or those type of segmentation is known as pseudo metamerism। ठीक है, और मेटामेरिज्म के एग्जांपल हमें कौन से फाइलम में ज्यादा दिखेगा, एनलिडा, लीच, अर्थवर्म, इसमें। ठीक है, नेरेस एटसेट्रा समझ में आया, मेटामेरिज्म समझ में आया, मेटामेरिज्म समझ में आया। मेटामेरिज्म समझ में आया,
किसी ने बोला वंस रिपीट अगेन, ओके। और बताओ। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसको देख के आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। यहाँ पे इस एनिमल को अगर आप ध्यान से देखोगे सो यू कैन सी, ये अर्थवर्म का है बॉडी, तो बॉडी में देखोगे तो सेगमेंट जो है सेम सेगमेंट्स रिपीट होके पूरा बॉडी बना है, तो यहाँ पे मेंशन भी किया है, देखो सेगमेंट्स। तो इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, सेम सेगमेंट रिपीट अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल। ठीक है, और फॉर्म द एंटायर बॉडी। ठीक है। डायग्राम देखा सब लोगों ने, समझ में आया अभी कि मेटामेरिज्म जो है वो क्या है? देखो सूडो मेटामेरिज्म मतलब बहुत सिंपल है। मान लो कि कोई एनिमल है, मान लो हमने ऐसा, मान लो कोई एक एनिमल है, उसको हमें बाहर से हमें ऐसा दिख रहा है कि उसमें ऐसा सेगमेंटेशन है, बाहर से दिख रहा है, बट रियलिटी में कोई भी सेगमेंटेशन इंटरनली नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उस तरह के मतलब बाहर से दिख के लगेगा कि सेपरेशन है, या आप कह सकते हो जिसमें सेगमेंटेशन है, बाहर से दिख के ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी बॉडी में सेगमेंटेशन इनका नहीं होता। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम उसे कहते हैं सूडो सूडो मेटामेरिज्म। उसको हम कहते हैं सूडो मेटामेरिज्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो इंसेक्ट में बहुत सारे इंसेक्ट है, अगर आप देखोगे बाहर से बहुत सारे इंसेक्ट्स है, तो आपको देख के लगेगा कि उसके बॉडी में एक्सटर्नली देख के लगेगा कि अंदर में सेगमेंटेशन है, बट देख के ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ऐसे वॉर्म्स है, बहुत सारे वॉर्म्स है, अगर उनको हम देखेंगे तो देख के लगेगा कि सेगमेंटेशन है, लेकिन अंदर से कोई सेगमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है। चलो, आया समझ में? अच्छा, किसी ने लिखा है कुछ और? हाँ, टेपवर्म में भी सूडो मेटाबॉलिज्म होता है, सही लिखा है आपने, गुड। चलो, अभी क्लियर है सबको मेटाबॉलिज्म क्या है, सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन क्या है, और बॉडी सेगमेंटेशन अगर किसी एनिमल में होगा तो किस पैटर्न में होता है, ट्रू सेगमेंटेशन हम किसको कहते हैं, मेटामेरिज्म किसको कहते हैं, अगर किसको सूडो सूडो मेटामेरिज्म किसको कहते हैं, वो क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देख लो एक बार, एनी डाउट? मेटामेरिज्म क्या है, क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है जो हम देखते हैं एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन, अच्छा क्या होता है सेफलाइजेशन? सेफलाइजेशन का मतलब होता है हेड फॉर्मेशन, हेड हेड फॉर्मेशन। ठीक है, देखो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल लेते हैं जैसे पॉरीफेरा है, निडेरियंस है, अगर इसको हम इसमें अगर हम देखेंगे, दीज एनिमल्स देयर बॉडी इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड विथ हेड।
ठीक है, प्रॉपर हेड उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो जिस एनिमल में हेड फॉर्मेशन हुआ है या हेड फॉर्मेशन हो, मतलब हेड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है या फर्स्ट टाइम जो हेड फॉर्मेशन हुआ, इसी को हम टेक्निकली, उस टर्म को हम कहते हैं सेफलाइजेशन। मतलब हेड फॉर्मेशन अगर किसी एनिमल में दिखेगा तो हम उसे कहेंगे कि सेफलाइजेशन कैन बी सीन। ठीक है। सो सेफलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ डेफिनिट हेड एट द एंटीरियर एंड। किसी भी एनिमल के बॉडी में अगर उसके पास प्रॉपर हेड है एंटीरियर पार्ट में उसके, तो हम कह सकते हैं कि वो एनिमल सेफलाइज्ड है या सेफलाइजेशन उस पे है। तो सेफलाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? हेड फॉर्मेशन। इफ द एनिमल इज हैविंग proper head, the head is formed, or we can distinguish between the head at the anterior end of any animal, that is called cephalization. ठीक है। समझ में आया? देखो, सेफलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हेड फॉर्मेशन। और अगर आप बोलोगे सर सब मतलब कौन से एनिमल में हमें दिखेगा, देखो अगर हम फाइल अभी पढ़ेंगे, इसके बाद फर्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे पोरीफेरा, सेकेंड फाइलम निडेरिया। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा मतलब माइक्रोफाइलम आएगा, टीनोफोरा, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लैटीहेलमिंथस। तो प्लैटीहेलमिंथस जिसको हम बोलते हैं टेप वर्म। So the platyhelminthes are the first animal who developed the head for the first time. Platyhelminthes ही जो सबसे पहला एनिमल है जिसमें हेड का फॉर्मेशन हुआ था। तो अगर ये सवाल आएगा एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, phylum Platyhelminthes, in phylum Platyhelminthes the animal they develop head for the first time। ठीक है। तो सिविलाइजेशन क्या है? अगर हम डेफिनेशन पूछेंगे तो कैसे बोल सकते हैं? वी कैन से द डिफरेंशिएशन ऑफ a definite head at the anterior end is called cephalization. Differentiation of a definite head at the anterior end of the animal is called cephalization. So phylum Platy in the phylum Platyhelminthes, we have seen the cephalization for the first time. Planaria is coming under which phylum? It is also coming under Platyhelminthes. So that's what I said now already. In Platyhelminthes, we have seen the head formation for the first time. Chalo. Good. चलो ठीक है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हम बात करेंगे दैट इज द अपेंडेजेस। नेक्स्ट क्राइटेरिया है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस क्या होता है? सी अपेंडेजेस आर like develop in animal for what purpose? For locomotion and movement. अपेंडेजेस एनिमल में क्यों डेवलप होता है? फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसके लिए। ठीक है। अब अपेंडेजेस अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे हमारे केस में हम लोग क्या है, वी आर टेट्रापॉड, हमारे पास लिम्स होते हैं। वी हैव 2 फोर लिम्स एंड 2 हाइंड लिम्स। वी आर टेट्रापॉड्स, हमारे पास टोटल 4 लिम्ब होते हैं। दैट इज वाई वी टर्म आवरसेल्फ एज टेट्रापॉड। अच्छा, अगर मैं फिशेस का एग्जांपल ले लूंगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो फिशेस है उसमें एग्जांपल लूंगा, तो हमें क्या मिलेगा? दे हैव फिन्स फॉर देयर लोकोमोशन। Like there are some other animals which locomote without fins by using water propulsion system. Example, water jet like jellyfish, loligo, sepia, squid, octopus, etc. Noctilucus, these are the examples. इनके पास कोई भी फिन्स भी नहीं होता, कोई भी दूसरे अपेंडेजेस नहीं होते। दे हैव वाटर जेट मैकेनिज्म दे आर एक्चुअली यूजिंग। कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे देखना स्टार फिश है, इकाइनोडर्म्स है, इनके केस में भी इनके पास भी प्रॉपर मूवमेंट के लिए अलग से अपेंडेजेस नहीं होते हैं।
सो व्हाट दे यूज, दे अगेन ऑल्सो यूज दी वाटर जेट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी सिस्टम, हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, कि उनके बॉडी में पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको हाई प्रेशर में रिलीज करके उसी प्रेशर, उसी वाटर जेट को यूज करके वो मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंसेक्ट के बारे में देख लो। इंसेक्ट्स दे कैन आल्सो फ्लाई, but in case of the insect they do not have wings like a bird, right? So that is different. So all the organism, all the animals, they have the different types of the appendages for movement and locomotion. ठीक है, अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, why it is require that the animal should move, it should not stay at a single place? क्यों एनिमल सिर्फ एक जगह पे नहीं रह सकता? क्यों एनिमल के पास अपेंडेजेस होना चाहिए, या लोकोमोशन मूवमेंट करने के लिए प्रॉपर अपेंडेजेस या स्ट्रक्चर्स होना चाहिए? क्यों, व्हाई? Search for food, yes. See, we are not plants, we are not producers, we cannot produce our own food by ourselves, we cannot perform the process of photosynthesis. So for food, where depends on different types of the sources available in our common habitat. For our survival, we have to locomote, we have to search food, then only we can protect our then only we can maintain our metabolic system. ये तो एक रीजन है। दूसरा है सर्वाइवल भी, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए हमें हमें हेल्प करता है, प्रेडेटर से बचने के लिए हेल्प करता है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व ऑल्सो locomotion is very very important. And for that, during the course of evolution, the different types of appendages, it has developed in different groups of animals according to their demand, according to their adaptive capacity. चलो, बहुत ही सिंपल है, अपेंडेजेस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने, आई डोंट नो, लेट्स सी इफ समवन हैज रेड और नॉट। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? क्या समझते हो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? If we see any animal morphologically, and by seeing morphologically, if you can distinguish between a male and a female, morphologically देख के, बाहर से ऊपर से देख के, अगर हम morphologically देख के अगर हम पता कर सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, उस तरह का अगर इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसी एनिमल में है, तो हम उसे बोलेंगे दे हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे अगर इंसान में अगर आप देखेंगे किसी लड़के को और लड़की को, तो हम पता कर सकते हैं ना ये लड़का है ये लड़की है, मॉर्फोलॉजिकली देख के। वैसे ही दूसरे एनिमल को भी हम देख के पता कर सकते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकली देख के पता कर सकते हैं ये मेल है या फीमेल है। ये जो फिनोमिना है, ये जो कैपेसिटी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी एनिमल का, इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। समझ लो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म समझ लो। बहुत ही सिंपल है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या इसमें समझने का है गौरव? इट्स सो इजी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? अगर हम बाहर किसी भी और एनिमल को मॉर्फोलॉजिकली पहले समझते हो गौरव? पहले बताओ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मॉर्फोलॉजी का मतलब, एनाटॉमी का मतलब। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? बोलो। External appearance, physical appearance is called morphology, and internal structure of any animal when we study, that is called anatomy. तो अगर बाहर से मॉर्फोलॉजिकली अगर हम
Yeah, am I audible now? या तो अब ये क्लियर हुआ आपको कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? समझ में आया ना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? जब हम किसी भी एनिमल को मॉर्फोलॉजिकली देख के, ऊपर से देख के हम बता सकते हैं ये मेल है या फीमेल है, तो हम उसको बताते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? जब हम किसी भी एनिमल को देख के पता कर सकते हैं, एक्सटर्नली देख के, मॉर्फोलॉजिकली देख के, बाहर से ऊपर से देख के अगर हम पता कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, तब हम उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अच्छा, सारे एनिमल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है क्या? नहीं। बहुत सारे एनिमल है जिसको देख के हम नहीं पता कर सकते, वी कैन नॉट डिटरमाइन और वी कैन नॉट कंक्लूड दैट दिस एनिमल, individual animal is a male or a female. So that means some animal they possesses this sexual dimorphism, they shows the sexual dimorphism. Some animal they do not show any sexual dimorphism. ठीक है, तो कुछ एनिमल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं और कुछ एनिमल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, बार बार कल्पेश लिख रहा है हर्मेफ्रोडाइट। क्या होता है हर्मेफ्रोडाइट? कल्पेश बताओ, क्या होता है हर्मेफ्रोडाइट? बोलो कल्पेश, लिखो, क्या है हर्मेफ्रोडाइट, क्या होता है? Male and female organs are present. Both the reproductive systems are present in one organism. That is called hermaphrodite. Yes, right. You are right. Earthworm is the example. Earthworm is one of the example. Earthworm is hermaphrodite. ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को बेसिकली हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो एक एक करके बात करेंगे, इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होगा वो पहले समझ लो। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। ठीक है, रिप्रोडक्शन जब होता है, सेक्सुअली जब रिप्रोडक्शन होगा, तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा, इट कैन बी इन ए डिफरेंट वे। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब एनिमल के बॉडी के अंदर गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मतलब मेल विल ट्रांसफर द मेल गैमेट inside the body of the female and the fertilization will take place inside the body of the female. In that case, that type of fertilization is called internal fertilization. But in some or other organism, like in case of example, in case of fishes, the male and female both, yeah, frog also, both male and female, they release their respective gametes in the external environment, that is in their habitat, that is in case of fishes and frog, that is inside the water, where naturally externally the male and female gamete they fuse and fertilization occur. That type of fertilization is known as external fertilization. So when the fusion of the gametes, respective gametes, that is male and female, it is taking place outside the body of the individual animal, then that case that is known as external fertilization. If it is happening inside the body of the animal, then that case that is known as internal fertilization.
नाउ नेक्स्ट है, देन व्हाट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन सर, व्हाट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन सर? देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अभी हमने डिस्कस किया, किसी ने बताया हार्मेफ्रोडाइट, एग्जाम्पल मैंने बताया अर्थवर्म। तो हार्मेफ्रोडाइट मतलब जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल दोनों ही होता है। तो अभी देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब हार्मेफ्रोडाइट होता है दोनों ही, बोथ, who is asking some question? Who is Rohan? What is your question, Rohan? Acha, when there is reproduction in earthworm, only one parent is taking part or both. That's what I said yesterday also. You people have, I can observe in this batch, you have little impatient. Maybe you are watching lot of videos in Byju's. You have subscribed to Byju's or some platform like that. So you're getting some extra information from there. So that is why when you're coming to the main class, real class, you are extremely excited and impatient. That's what I'm discussing now. Self fertilization is happening in case of earthworm. सुनने के लिए वेट करना पड़ेगा ना? अगर तुमको बहुत जल्दी है तो मेरा यूट्यूब में लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है. आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप. You go on all, watch all the videos you like. I have no issue. But this is the class, real class. I told you that in a class there are many students are there. I need to take care. This is not a Byju's platform or anybody else platform where the people will watch everything according to their own convenience at their toilet or their bathroom, whatever places they want. So this is a real classroom. You are admitted in a school. You are in a proper. Who is teaching you? Your proper real teacher who will be with you for 2 years. So there is a difference. Please try to understand. अभी मैंने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही तो पढ़ा रहा हूँ. अभी तो मैंने बताया कि जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो फिर क्या होगा? तब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है. सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब अभी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अगर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के पास ही है तो अभी वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे? तुम बताओ. बोलो. ऑब्वियसली सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे. अगर एनिमल के बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही है तो वो खुद से ही अपना फर्टिलाइजेशन कर लेगा ना, खुद से ही अपना रिप्रोडक्शन कर लेगा. एक ही बॉडी में होगा, सिंगल पेरेंट ही होगा, है ना? क्योंकि दोनों दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी के पास है. तो अलग से कोई दूसरे इंडिविजुअल एनिमल का जरूरत ही नहीं है. तो इस तरह के, सो व्हेन in case if an animal is having both the reproductive system male and female, then the fusion of the male and female gamete take place inside the same body, and this type of fertilization is known as cell fertilization. I'm repeating it again, listen carefully. If there is an animal who's having both the reproductive system male and female in a single body, then they will do self fertilization. ठीक है? That type of fertilization is known as self fertilization. Then they will fuse the gamete inside the single body, same body. समझ ल? कहाँ गया ये? यस रोहन, समझ में आया सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है? यू गॉट योर आंसर? यस. नाउ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया यहाँ पे. नेक्स्ट है, लास्ट है क्रॉस फर्टिलाइजेशन. बहुत सिंपल है. क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा?
जब इंडिविजुअल एनिमल अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग इंडिविजुअल एनिमल में होगा, इन केस एनिमल दे आर हैविंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेटली, लाइक मेल, एक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में जब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, तो दोनों के बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा तो देन दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है फर्टिलाइजेशन क्या है, उसके टाइप्स समझ में आया? डाउट है किसी को? ठीक है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज, लास्ट क्लास ऑल्सो आई हैव रिपीटेड, आई हैव रिक्वेस्टेड यू ऑल स्टूडेंट्स कि देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ये स्कूल है, यहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे मुझे सारे बच्चों को लेके चलना है, सिर्फ एक बच्चों को नहीं, सबका सुनना है, सबको समझाना है। तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑपरेशन आपको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपका क्लासमेट है। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि हाँ आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो 55 का बैच है, तो सबको समझा के जाना है मुझे, मैं सिर्फ किसी एक को या दो को समझा के भाग जाऊंगा तो नहीं होगा ना। चलो, अच्छा यहाँ पे सवाल आया है कुछ बच्चों का, प्लीज वंस रिपीट द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, आई एम रिपीटिंग देन। सर क्रॉस फर्टिलाइजेशन थोड़ा फिर से बताओ। ठीक है, बताता हूँ सर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड इंटरनल? ठीक है, वो भी बताता हूँ। अच्छा, एक्सप्लेन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन अगेन। ओके, चलो फिर से बताता हूँ, देखो समझाता हूँ, ध्यान से देखो, जिसको अभी थोड़ा समझ में नहीं आया फिर से देखो। देखो, हमें इतना तो हमें पता चल गया, फर्टिलाइजेशन का मतलब हमें ये पता है, ये इतना इतना सबको समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, उसमें मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये तो हम सबको पता चल गया, ये सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट में इसको क्लीन कर लेता हूं। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सो दिस इज फर्टिलाइजेशन। अब इसमें कंडीशन क्या हो सकता है? देखो, काफी सारे कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन हमने क्या डिस्कस किया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ध्यान से समझना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं। मान लो एक फिश, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अच्छा ये फिश में तो होता नहीं है, तो फिश नहीं लेंगे, एग्जाम्पल नहीं लेंगे, सॉरी एक मिनट। चलो, हाँ मैमल्स का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, डॉग या कैट, हाँ उसका लेते हैं, या बर्ड्स का भी ले सकते हैं, चलो कोई बर्ड का ले लेते हैं। तो मान लो मेल बर्ड एंड फीमेल बर्ड, अब इनके बीच में जो भी फर्टिलाइजेशन होगा कैसे होगा? द मेल विल ट्रांसफर, द मेल बर्ड विल ट्रांसफर द gamete where inside the body of the female bird, in the reproductive system of the female bird. Then the fertilization will happen where? Inside the body of the female, inside the body of the female individual bird. ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, फिर से बताता हूं, मेल जो गैमेट है मेल बर्ड का, इट विल बी ट्रांसफर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल बर्ड इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, and then the fertilization will take place inside the body of the female bird। या इस केस में आप बताओ फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है? बॉडी के, इंडिविजुअल एनिमल के बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है? बताओ, बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो, इनसाइड और आउटसाइड? Inside the body of the bird. So if this type of fertilization takes place where the fertilization or the fusion of the gamete is taking place inside the body of the animal, then that type of fertilization is known as internal fertilization. Then that type of fertilization is known as internal fertilization। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने बर्ड्स का, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल हमने लिया, बर्ड्स केस में ऐसा होता है। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल, तो इसके एग्जांपल के हमें फिश या फ्रॉग ले सकते हैं, चलो फिश को लेते हैं। ठीक है, तो एक मेल फिश
और एक फीमेल फिश, मेल एंड फीमेल फिश। तो दोनों क्या करेंगे, इनका जो रेस्पेक्टिव गैमेट्स है, दे विल रिलीज द गैमेट इन द वाटर एंड देन द फ्यूजन विल टेक प्लेस इन द वाटर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है क्या, मेल और फीमेल गैमेट? किसी भी एनिमल के, दोनों फिशेस के बॉडी में, किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर में हो रहा है या बॉडी के बाहर एनवायरमेंट में हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे फिश जो रिलीज कर रहा है वो किस में है, वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, वाटर। ठीक है, फ्रॉग में भी ऐसा होता है। तो ये जो कंडीशन है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, सो एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में जो डिफरेंस है, समझ में आ गया सबको? अभी किसी ने पूछा है, प्रणव ने पूछा है, सर डॉल्फिन के केस में क्या होगा? तुमने खुद ही लिखा है डॉल्फिन मैमल है, यू ओनली रोट। इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए ना, तब आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, डॉल्फिन फिश है या मैमल है, पहले तो ये बताओ, किसने भेजा है ये? प्रणव ने भेजा है, बोलो प्रणव, डॉल्फिन फिश है या मैमल है? डॉल्फिन और एक मछली के बीच में दोनों सेम होता है कि अलग होता है? दोनों का कैटेगरी अलग है कि क्या है, बताओ। डॉल्फिन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। एब्स, डॉल्फिन एब्स होता है। एब्स मतलब बर्ड्स। किसने भेजा ये, हरी, हीरा। या व्हेल इज ऑल्सो मैमल। तो हैबिटेट कुछ भी होने दो, बैट भी तो उड़ता है, लेकिन बैट तो मैमल है। बैट को बर्ड्स बोलोगे क्या तुम, चमगादड़? उसको भी तो उड़ना आता है। इंसेक्ट में बहुत सारे इंसेक्ट वो भी उड़ते हैं, उसको बर्ड्स बोलते हो क्या? मक्खी भी तो उड़ती है, उसको भी बर्ड्स बोलोगे क्या? ऐसे नहीं बोल सकते ना। इसीलिए मैंने बोला है कि जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम खत्म करेंगे चीजों को, उतना आपको क्लैरिटी आएगी और आपको ये सारा जवाब खुद से ही मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला है पेशेंस और कुछ नहीं। तो जितना हम पढ़ते रहेंगे, जितना हमारा सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, आपका नॉलेज उतना ही एनहांस होगा और आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ फिर से, सुन लो। एक्वेटिक जो मैमल्स होते हैं ना, वो एक्वेटिक हो टेरेस्ट्रियल हो, मैमल्स मैमल्स ही होगा। तो जो आपका डॉल्फिन है या जो वेल्स है, वो अंडे नहीं देते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। बच्चे दूध पीते हैं, डॉल्फिन का जो जो छोटा बच्चा होगा वो भी दूध पिएगा, वेल का भी छोटा जो बच्चा होगा वो दूध पीता है। फिश के केस में ऐसा थोड़ी ना होता है, उसके वो तो अंडे देते हैं। समझ ला? चलो, अभी मैं एक बार फिर से एक्सटर्नल को समझा देता हूं, कुछ लोगों को डाउट है। साइक्लोस्टोमाटा इन दिस ऑल्सो सम एक्वेटिक मैमल्स आर कमिंग। अब कहाँ चले गए, कौन है ये? साक्षी साइक्लोस्टोमाटा तक पहुंच गई। पहले आप बेसिक क्राइटेरिया तो खत्म करो, फिर तो हम जाएंगे वहां पे। हम फाइलम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेथोस्टोमाटा, ये नेथोस्टोमाटा, तब तो जाएंगे साइक्लोस्टोमाटा, पेट्रोमाइजॉन, एम्फियोक्सिस। अभी एबीसीडी खत्म नहीं हुआ, तुम लोग अभी वर्ड बनाने का बात करता है। प्लीज हैव पेशेंस। 2 साल पढ़ाने वाला हूं मैं, 2 साल, 2 साल ये स्कूल है, तो डोंट वरी। अभी एडमिशन लिया है 2021 में, 2023 तक पढ़ोगे तुम मेरे पास। चलो देखो, मैं फिर से एक बार एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझाता हूं। ध्यान से देखो, साइक्लोस्टोमाटा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे, वो बहुत लेट है। आपको पहले पहला जो बेसिक फाइलम है वो समझना पड़ेगा, सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तब हम जाएंगे पीसेस में। साइक्लोस्टोमाटा वहां पे आएगा। चलो ठीक है, तो अब देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फिर से बताता हूँ। मान लो यहाँ पे फिश ए है, एक फिश है, ठीक है, दिस इज फिश ए। नाउ वी हैव फिश बी। अब फिश ए जो है ये मेल है, फिश बी जो है वो फीमेल है। अब हमें क्या पड़ा, फर्टिलाइजेशन, हमें हमें पता है फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन।
अभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने बर्ड्स का एग्जांपल लिया तो हमने देखा कि क्या वहां पे कि मेल जो गैमेट है इट इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है, एंड देन द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल बर्ड। इसीलिए हमने क्या देखा कि बॉडी के अंदर जब मेल और फीमेल जो गैमेट है वो फ्यूज हो रहा है, उस केस पे उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम फिशेस का एग्जांपल लेंगे। तो जो मेल होगा ये अपना गैमेट भी रिलीज कर देगा, फीमेल जो होगा ये भी अपना गैमेट रिलीज कर देगा। कहाँ पे रिलीज करेगा? पानी में, उनके हैबिटेट में जहां पे वो रहते हैं, ठीक है। एंड देन द फ्यूजन ऑफ बोथ दीज गैमेट्स विल टेक प्लेस इनसाइड द वाटर, नॉट इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, क्या ये फिश के बॉडी के अंदर हुआ या फिश के बॉडी के बाहर हुआ? बताओ। जिसको डाउट था मैं उससे पूछता हूं, कल्पेश बताओ, अंदर हुआ कि बाहर हुआ? कल्पेश, क्या फर्टिलाइजेशन एनिमल के बॉडी के अंदर हुआ या बाहर हुआ? बाहर हुआ, वेरी गुड। तो यहां पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ बॉडी के बाहर हुआ, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन किसी भी इंडिविजुअल एनिमल के बॉडी के अंदर होगा तो हम उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर वो बॉडी के बाहर होगा, एनवायरमेंट में होगा, तो हम उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ में आया लोगों को, सबको? किसी को अभी भी डाउट है? किसी को डाउट है? अभी मैं आऊंगा सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी समझाऊंगा, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? पहले बताओ, फिर सेल्फ एंड क्रॉस दोनों समझाऊंगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई डाउट नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी ध्यान से देखो, अभी नेक्स्ट है क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। ध्यान से देखो, अभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, सेम ऑलमोस्ट सेम चीज है, थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको समझेंगे। देखो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब हार्मेफ्रोडाइट्स, एनिमल जो हार्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। हार्मेफ्रोडाइट्स मतलब जो एनिमल or the animal which is having both male and female reproductive system। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उनके पास है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसके पास सेम बॉडी में है, ठीक है। एग्जांपल है, मान लो अर्थवर्म। तो अर्थवर्म के बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही है। तो अभी अर्थवर्म जो फर्टिलाइजेशन करेगा वो खुद ही अपने बॉडी में खुद से कर लेगा कि नहीं? क्या इसके लिए उसके उसे दूसरे किसी एनिमल का जरूरत है, दूसरा किसी अर्थवर्म का जरूरत है, या खुद से वो कर सकता है? क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही उसके पास है ना। तो वो खुद से कर सकता है फर्टिलाइजेशन, और उसी के बॉडी में वो फर्दर जो भी डेवलपमेंट है ऑफस्प्रिंग का वो कर सकता है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम इसे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब किसी के मन में ये सवाल होगा, सर ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि नहीं? ठीक है, तो मैं बताता हूं। अब मुझे बताओ, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों उसके बॉडी के अंदर है कि बॉडी के बाहर है? बॉडी के अंदर है कि बॉडी के बाहर है? बॉडी के अंदर है, inside. It is present inside the body of the earthworm. Now, when the male gamete will be transferred inside the male gamete from the male reproductive part of the earthworm, when it is transferred inside the female reproductive system of the same animal, inside the body of the same animal, now which type of fertilization it is? Is it internal or external? बताओ। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कि एक्सटर्नल? यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। वेरी गुड, सबको समझ में आया? चलो, ना द लास्ट वन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस मतलब क्या है? दो अलग अलग इंडिविजुअल एनिमल होगा, ए एंड बी। ए मान लो मेल है और बी मान लो फीमेल है। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो फिर दोनों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल जो इंडिविजुअल एनिमल है, it will transfer the male gamete inside the body of the female gamete, inside the body of the female, and then the fertilization will take place inside the body of the female. Now, this type of fertilization where two individual organisms are involved, then that is called cross fertilization.
सर देन व्हाट इज, किसी ने पूछा है सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अच्छा मैं आपको समझाता हूं। या सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल। अच्छा आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लो आप आप क्लास 11 में पढ़ते हो, आपका सेक्शन का नाम है ए, दूसरे ऐसे और भी सेक्शन है बी सी, ठीक है। अच्छा क्लास 11 में ए सेक्शन में मैं 8 से 9 बजे पढ़ाने जाता हूं सेम सब्जेक्ट, बी सेक्शन में 9 से 10 बजे जाता हूं और सी सेक्शन में 10 से 11 बजे जाता हूं। तो ए बी और सी सेक्शन में क्या डिफरेंस है? टाइम का डिफरेंस है ना। तो यहां पे भी वही है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब जब किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट हो जाएंगे तो वो खुद से फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ऐसा अगर है तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब सिंपल, कभी भी फर्टिलाइजेशन जब एनिमल के बॉडी के अंदर होगा तो हम उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, दोनों ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने समझा दिया है, जब फर्टिलाइजेशन वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो या क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर है, किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। समझ लो, समझ लो, है ना? क्लियर है सबको? फर्टिलाइजेशन का फंडा क्लियर हुआ? फर्टिलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्लियर है? देर इज नो सच सेपरेट बायोलॉजिकल, मतलब अलग से ऐसे सेपरेट, अगर आप बोलोगे तो मैं बता देता हूं, लिखना है तो लिख लो, ठीक है तो लिख लो। अच्छा किसी ने और कुछ बोला है? क्रॉस फर्टिलाइजर के एग्जांपल तो मैंने बहुत सारा दिया है, जो भी एनिमल्स हायर एनिमल्स होते हैं उसमें सब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें दिखता है। मैक्सिमम जो हायर एनिमल्स होते हैं वो सब क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है, ठीक है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिख लो। यस, ह्यूमन भी तो आएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन में। जो भी एनिमल में इंडिविजुअल मेल और फीमेल है डिफाइंड, तो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ठीक है लिख लो, शैल आई डिक्टेट डाउन द पॉइंट? सेल्फ फर्टिलाइजेशन लिखना है तो लिख लो। अच्छा इसके पहले मैं स्लाइड दिखाता हूं, पहले वो पॉइंट्स लिख लो उसके बाद लिखना। जस्ट वेट, आई शो यू द स्लाइड। ठीक है, पहले ये पॉइंट्स लिख लो उसके बाद मैं बताता हूँ। ये लिख लो यहां तक, सिविलाइजेशन, अपेंडेजेस, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एंड फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी लिख लो। सिविलाइजेशन लिख लो, अपेंडेजेस लिख लो, उसके बाद मुझे बताओ, देन आई विल डिक्टेट द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो वो भी लिख लेना, ठीक है। So I'm giving you 1 or 2 minutes, huh? Do it fast.
लिख लिया अपेंडेजेस तक? शैल आई डिक्टेट सेक्सुअल डायमोफिज्म राइट नाउ? प्लीज लेट मी नो. शैल आई डिक्टेट द पॉइंट? Shall I dictate the Please wait, definition? we are writing. No reply. डिक्टेट करता हूं मैं. ओके, आई एम वेटिंग. ठीक है, लिख लो. किसी ने लिखा है ना, प्रणब ने, या किसी ने तो लिखा है कि सर जेनेटिक वेरिएशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में होगा कि नहीं होगा. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शोज दैट योर नॉलेज इज वेरी basic. Yeah, you do not have much understanding about the sexual about the genetic variation or what is variation. अभी तक आपको नहीं समझ में आया क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक. वो सब आएगा अभी आगे. आपको पहले सेल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा. सेल बायोलॉजी जब समझोगे, सेल साइकिल समझोगे, फिर एक चैप्टर आएगा हम जिसको आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. उसको बोलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स. ठीक है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स. उसके बाद नेक्स्ट लेवल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर. डेफिनेटली फर्टिलाइज, देखो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो क्या होता है, मियोसिस होता है कि नहीं होता है, हम सबको पता है. तो जब मियोसिस होगा, तो जब सेल डिवाइड होगा, तो पेरेंट जो होंगे मेल और फीमेल दोनों से हाफ हाफ क्रोमोसोम आता है, क्रॉस होता है. उसके बाद कैरेक्टर्स एक्सचेंज होते हैं, तो वेरिएशन तो डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा? होगा ही ना. चलो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो यही पर्पस है. इवोल्यूशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप क्यों हुआ? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता, सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है. जैसे आप बाइनरी फिशन ले लो, बडिंग ले लो, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल सिर्फ अपना कॉपी बनाता है, उसमें वेरिएशन होता ही नहीं है, बहुत मिनिमम वेरिएशन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मैक्सिमम होता है. यही तो पर्पस है वेरिएशन का. इसीलिए देखो हमारा जो अपकमिंग जनरेशन है, हर जनरेशन पिछले जनरेशन से एडवांस होता है, अपडेटेड होता है. इसका ये रीजन है. चलो, shall I now dictate? ओके, फाइन. तो लिख लो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. राइट डाउन. I'll dictate very slowly, so don't worry. Sexual dimorphism is the systematic difference. Write down. Sexual dimorphism is the systematic difference sexual dimorphism is the systematic difference between individuals of different sex, between individuals. अच्छा, इसमें अच्छा ठीक है, लिखो between individuals of different sex in the same species. In the same species. क्लियर है? अभी फर्टिलाइजेशन लिख लो. लिखो fertilization. It is the process of combining the male gamete. It is the process of combining or
fusion, combining or fusion. It is the process of combining or fusion. It is the process of combining or fusion of male gamete with of the the male gamete with the female gamete. With male gamete with the with the female gamete. Full stop. Continue. Full stop. Continue. The product of fertilization. The product of fertilization is called zygote. Product of fertilization is called zygote. ठीक है, अब इसमें जो टाइप्स है वो लिख लो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये अपने लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, मैंने समझाया आपको, लिख लो। ठीक है, हो गया सबका। देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या है समझ लेते हैं। देखो यहां पे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। किसी ने बोला सर रिपीट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का डेफिनेशन। अच्छा ठीक है, करता हूं। अच्छा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का ही बोल दूं? ठीक है, बोल देता हूं। ठीक, लिख लो। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज द सिस्टमेटिक डिफरेंस। Sexual dimorphism is the systematic difference. Sexual dimorphism is the systematic difference between individuals of different sex, individual of different sex in the same species। ये तो लिख के भेज दिया है, देखो इसको देख के लिख लो, किसी ने तो शेयर किया अभी। ठीक है, किसी ने बोला सेगमेंटेशन का स्लाइड दिखाओ। दिस इज अ सेगमेंटेशन स्लाइड, लिख लो जो भी लिखना है जिसको। ये लिखो, उसके बाद मैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन का बता देता हूं, उसके बाद डेवलपमेंट डिस्कस करके छोड़ दूंगा आज। ये हो जाए तो बताओ, देन आई विल डिक्टेट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन पार्ट।
हो गया? माइक ऑन करके बताओ। डन और नॉट? डन। चलो फाइन, ठीक है, लिख लो अभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। See, self-fertilization is the fusion of male and female gametes. Self-fertilization means fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete. मैं लिख के देता हूं. Fusion of male and female gamete. Male and female gamete produced by the same individual. Same individual. ठीक है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑकर इन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ये भी लिख लेना. इट ऑकर इन बाइसेक्सुअल, जिसको हार्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. हो गया? चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट. चलो अभी देखो, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन मैंने क्या बताया, फिर से एक बार बता देता हूं, एक मिनट. मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, इसके बाद जो बनेगा उसको हम बोलते हैं जाइगोट. तो क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट. अब इसके बाद जो डेवलपमेंट होगा, ये हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरे को बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. ये दो बेसिकली ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं. आज ये दो डिस्कस करके छोड़ दूंगा. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि देखो, नॉर्मली क्या होना चाहिए, जाइगोट बनेगा, उसके बाद जो एम्ब्रायो डेवलप होगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर यंग वन बन जाएगा. ये होना चाहिए नॉर्मल प्रोसेस. बट कुछ एनिमल के केसेस में क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद लार्वा बनता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. और ये जो लार्वा है, दिस लार्वा दे हैव देयर ओन लाइफ, इंटरमीडिएटरी लाइफ फॉर्म इसको हम बोलते हैं. मतलब जो यंग वन है किसी भी एनिमल का, वो बनने से पहले एक इंटरमीडिएटरी लाइफ फॉर्म रहता है आपका फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनने के बाद. मैं एग्जांपल देता हूं फ्रॉग का. आपने पढ़ा होगा टैडपोल, सुना होगा आपने. जो टैडपोल होता है, इट इज अ लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग. तो फ्रॉग जो यंग वन एडल्ट, जो प्रॉपर फ्रॉग बनने से पहले, वो उसका एक अलग, एक दूसरा लाइफ फॉर्म रहता है, इंटरमीडिएटरी लाइफ फॉर्म रहता है, लार्वल स्टेज रहता है, जिसको हम बोलते हैं टैडपोल. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपको पता होगा बटरफ्लाई के बारे में, उसका जो लार्वल स्टेज होता है वो होता है कैटरपिलर. ठीक है? तो जो कैटरपिलर होता है उसमें और एक बटरफ्लाई में, देखो हेल एंड हेवन डिफरेंस है. बटरफ्लाई उड़ सकता है, कितना कलरफुल उसका विंग्स होता है, और कैटरपिलर कितना बदसूरत होता है, उसमें कितना स्पाइनी उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, पॉइजनस होता है ना, वॉर्म लाइक उसको उसका स्ट्रक्चर होता है. दोनों में कितना डिफरेंस है देखो. तो अगर किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन के बाद कोई इंटरमीडिएटरी लाइफ फॉर्म है, and then after that intermediate life form, that is the larval stage,
it will get metamorphosed and it will change into the main individual organism. अगर ऐसा कंडीशन है तो हम इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिस केस में नॉर्मली जाइगोट बनेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, उसके बाद डायरेक्ट जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो बन जाएगा, ऐसा अगर कंडीशन है, सो इन दैट सिचुएशन वी कॉल इट एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होगा एनिमल का, और डायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसा कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होगा, मतलब इंटरमीडिएटरी लाइफ फॉर्म नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? सबको समझ में आया? अच्छा, एक दो लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से बताता हूँ। ठीक, देखो दूसरा एक स्लाइड लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ह्यूमन का एग्जाम्पल या मंकी, किसी का भी ले लेते हैं, ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, और एक साइड में फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताना, फ्रॉग का जो मेल और फीमेल गैमेट है, ये फ्यूज होने के बाद एम्ब्रायो जो, मतलब इसके बाद जो जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रायो डेवलप होके क्या बनेगा? डायरेक्ट फ्रॉग बन जाएगा क्या? डायरेक्ट फ्रॉग बनेगा या बीच में कोई टैडपोल या लार्वा बनेगा? लार्वा, टेडपोल बनेगा ना। लार्वा मतलब इस केस में क्या है? टेडपोल है। वो क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस होगा उसमें, मेटामॉर्फोसिस होगा, ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी है। एंड देन फाइनली द फ्रॉग विल फॉर्म। सही है ना? अच्छा, ह्यूमन के केस में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रायो बनेगा, और फाइनली सीधा ह्यूमन जो यंग वन है, जो बच्चा है, उसका जन्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखो फ्रॉग के केस में ऐसा हुआ क्या? हाँ, मेटामॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस, एनिमल का पूरा कंप्लीट जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट चेंज होके एक नया स्ट्रक्चर बन जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब देखो कैटरपिलर कैसा दिखता है और बटरफ्लाई कैसा दिखता है। तो पहले कैटरपिलर था, उसके बाद लार्वल स्टेज के बाद में बटरफ्लाई बन गया। तो इस प्रोसेस को, ये जो मैक्सिमम जो चेंजेस हुआ, मैक्सिमम जो कंडीशन बदल गया पूरा, मतलब पूरा जो आपका बटरफ्लाई बन गया कैटरपिलर से, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली कंप्लीटली चेंजेस। ठीक है, तो अब बताओ ह्यूमन एंड फ्रॉग के बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा है? फ्रॉग के केस में लार्वल स्टेज बना, उसके बाद जाके फ्रॉग बना, लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा हुआ क्या? नहीं, डायरेक्टली जाइगोट बना, फिर एम्ब्रायो बना, उसके बाद फाइनली क्या हो गया? जो इंडिविजुअल एनिमल ऑर्गेनिज्म है वो बन गया, है ना? तो समझ में आया अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं? नहीं, ऐसे हर चीज का ऐसे डेफिनेशन नहीं होता है, ये मैंने समझा दिया है। और अगर चाहोगे तो मैं इसको लिख लेना, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आई विल डिक्टेट टुमारो, तो लिख लेना। हर पॉइंट का डेफिनेशन थोड़ी ना होता है, ठीक है, बट आई विल डिक्टेट, सो डोंट वरी। हाँ, मेटामॉर्फोसिस का भी मैं बताऊंगा कल, आज टाइम नहीं है, अभी 2 मिनट है, कब लिखोगे? तो अभी तक मैंने जो भी समझाया, ठीक है। हाँ, ह्यूमन का डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ना, इसमें बीच में कोई लार्वल स्टेज होता है क्या ह्यूमन का? दिखा है कभी किसी ह्यूमन का लार्वल स्टेज होता है? सुना है कभी? तो फिर चलो, तो अभी तक मैंने जो भी समझाया डेवलपमेंट तक, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट तक, इसमें कोई भी डाउट है किसी को? हाँ, किसने कहा? अभी फिर से अपना ही सुनील ब्रह्म चैतन्य खुसपे, उन्होंने कहा सर सीलोम रह गया। हाँ, ये मेरा लास्ट क्लास है और मैं क्लास नहीं लूंगा कल से, ठीक है? रह गया, सॉरी, गलती हो गया। ठीक है, आप लोग बीच बीच में बहुत कॉमेडी करते हो। चलो, जो भी रह गया वो तो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे ना। चलो,
ओके, आई विल सेंड द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, डोंट वरी। पहले पढ़ाई तो करो, पहले एक हफ्ता जाने तो दो, पहले सीखो तो कुछ। अभी तक हमने कुछ भी सीखा ही नहीं है, ये 2 पेज भी खत्म नहीं हुआ चैप्टर का। पहले थोड़ा सीख तो लो, उसके बाद मिलेगा सारा, सब कुछ मिलेगा, सब नोट्स मिलेगा, सब कुछ दूंगा मैं, डोंट वरी। चलो, टेक केयर। Corona situation is getting worse and worse, and so take care, stay at home, be healthy. We'll meet tomorrow at the same time. Bye bye.